नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमी हिंसा। संसद समेत कई इमारतें फूंकी। आर्मी चीफ ने की अपील, हिंसा छोड़ बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जेन जी की बड़ी बैठक आज। पड़ोसी देश नेपाल के हालात पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा कि नेपाल में स्थिरता भारत के लिए जरूरी। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चौकसी बढ़ी। कतर की राजधानी में इजराइल का बड़ा हमला। हमास के नेताओं को बनाया निशाना। पीएम नेतन्याहू ने ली हमले की जिम्मेदारी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का लगा तांता। प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। एनडीए कैंडिडेट्स के पक्ष में 15 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। और एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में यूएई से होगी भिड़ंत। समाचार विस्तार से। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थम नहीं रही है, जिसके बाद अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से सैनिकों की तैनाती कर दी। ये तैनाती देश में जेन जी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद की गई है। प्रदर्शनों की आड़ में नेपाल में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। सेना ने उपद्रवियों से लूटपाट और आगजनी से दूर रहने का अनुरोध किया है। नेपाली सेना के चीफ ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा छोड़ बातचीत करने की अपील की है। बढ़ती अशांति के बीच सभी हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। और इस बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली जेन जी की बैठक पर टिकी हुई हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और करीब 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत के सीमावर्ती इलाके अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाली सीमा से सटे जिलों में 24 घंटे कड़ी निगरानी किए जाने के साथ ही सुरक्षा प्रबंध और पुख्ता किए जाने का निर्देश दिया है। लखनऊ में नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं ताकि भारतीय नागरिक सीधे मदद मांग सकें। पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस और बीएसी की तैनाती की गई है। पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई मीटिंग में सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। धामी ने अधिकारियों को नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाने और किसी भी असामाजिक व विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। धामी ने भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। इजराइल कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया और इस हमले में हमास के 5 नेताओं की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि इस हमले का लक्ष्य हमास आतंकवादी
संगठन के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाना था, जो 7 अक्टूबर के हमास हमले के लिए जिम्मेदार हैं। आईडीएफ ने कहा कि वह हमास के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन जारी रखेगा। तो वहीं हमले के बाद कतर सरकार ने इसे कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। भारत ने दोहा में इजरायली हमलों के बाद चिंता व्यक्त करते हुए संयम बरतने और कूटनीति से काम लेने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत घटनाक्रमों और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इनके प्रभावों के बारे में अत्यधिक चिंतित है। भारत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए कूटनीति से काम लेने का आग्रह करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने निवर्तमान रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को अलोकप्रिय मितव्ययी योजनाओं के कारण संसदीय विश्वास मत में पद से हटाए जाने के एक दिन बाद ये नियुक्ति की गई है। बायरू केवल 9 महीने पद पर रहे। सेबेस्टियन लेकोर्नु राष्ट्रपति मैक्रों के शासनकाल में 2 साल भी कम समय में देश के 5वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पिछले 3 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में कामकाज और यूक्रेन में रूस युद्ध के प्रति फ्रांस के रुख को आगे बढ़ाने के कारण वह इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे थे। राष्ट्रपति मैक्रों ने कार्यकाल ने एक बयान में कहा है कि लेकोर्नु को फ्रांस का अगला बजट तैयार करने के लिए राजनीतिक दलों से परामर्श करने का काम सौंपा गया है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 152 मतों के अंतर से जीता। उन्होंने 452 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। और जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि ये चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई। सार्वजनिक जीवन में अपने दशकों के समृद्ध अनुभव राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपके एक सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से नई दिल्ली में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत की घोषणा के बाद पीएम उनसे मिलने पहुंचे। पीएम ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को बधाई दी। और दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में है और टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करेगी। भारत ने अब तक यूएई के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेटों से अपने नाम किया है। ये मुकाबला साल 2016 में खेला गया था। मौजूदा समय में भारतीय टीम को इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने अब तक कुल 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिसमें 1 बार T20 फॉर्मेट में, जबकि 7 बार विनय फॉर्मेट में इस खिताब को अपना बनाने में सफलता हासिल की है। यूएई टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से मजबूत होकर सामने आई है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।